नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। शिकायत ये नहीं कि तेरा दिल नहीं मिला, गिला ये है कि तुझे मेरी मोहब्बत पर भी यकीन नहीं आया। कुछ इसी अंदाज में आज एआईएमआईएम ने गठबंधन से, इंडी गठबंधन से अपनी दूरी तय की है। एक पूरा जो चुनाव का माहौल बिहार में आपको दिख रहा है, वहां हर रोज नया डेवलपमेंट हो रहा है। एआईएमआईएम ने पूरी कोशिश की कि वो गठबंधन के साथ शामिल होके इस बार विधानसभा में जो अपनी तरफ से, यानी जो उस पर धर्मनिरपेक्ष वोटों में बंटवारे का आरोप लगता है, उससे दूरी बना सके। लेकिन इसमें एक राजनीतिक पेच भी था। दरअसल एआईएमआईएम ये चाहती थी कि वो इस गठबंधन में शामिल हो और आगे की तरफ, यानी अपनी उसकी पूरी कोशिशें तेलंगाना के बाहर, हैदराबाद के बाहर उसकी ताकत बस बिहार में कुछ बढ़ी थी। लेकिन 24 के चुनाव ने उसको थोड़ा सा मायूस किया था। और यही कारण है कि इस बार ओवैसी चाहते थे अपनी तरफ से कि इंडी गठबंधन वो उनको शामिल कर ले और वो उनके साथ मिलकर बिहार में एक जीत की गणित का शुभारंभ करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि तेजस्वी उनको अपने साथ शामिल नहीं करना चाहते थे। इस पूरे इंडी गठबंधन को अगर आप गौर से देखते हैं तो ये सिर्फ एक व्यक्ति की मर्जी से इस वक्त चल रहा है, वो है तेजस्वी। उनके पीछे लालू प्रसाद यादव का दिमाग है, ये कहा जा सकता है। लेकिन जो सामने है वो ये है कि तेजस्वी जिसको चाह रहे हैं वो गठबंधन में भी आ रहा है और वो ट्रक पर भी शामिल हो रहा है, जिसमें राहुल गांधी शामिल साथ में थे तेजस्वी के। यानी जिसको तेजस्वी ने नहीं चाहा वो ट्रक पर नहीं चढ़ पाया, चाहे वो कन्हैया हो और चाहे वो पप्पू यादव हो। तो ऐसे में सवाल जरूर उठ रहा है कि आखिर बिहार में इंडी गठबंधन की रणनीति क्या है, क्योंकि ये सबको आसानी से मालूम है, या कोई भी जो राजनीति का कहरा बिहार का पढ़ता है वो ये जानता है कि ओवैसी की पार्टी वहां पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटें लेकर आई थी और उसने अपने आप को, अगर हम ये कहें कि सीमांचल में एक ताकत के तौर पर स्थापित किया था। 20 सीटों में से 5 सीटें जीतना लगभग इसको आप 25% की सफलता कह सकते हैं। इतनी बड़ी सफलता के बावजूद अगर उनको शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं इंडी गठबंधन के लोग, जबकि ये उनकी तरफ से प्रस्ताव गया था, यानी एआईएमआईएम की तरफ से प्रस्ताव गया था। और खुद असदुद्दीन ओवैसी ने जब वो विदेश यात्रा से वापस लौटे, जब भारत सरकार ने एक प्रतिनिधिमंडल में उनको शामिल किया था जिसने भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद पूरी दुनिया में भारत का रुख रखा था, उन्होंने सबसे पहले कहा था कि वो इंडी गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं। उसके बाद एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष लगातार इस बात की कोशिश करते रहे कि उनको इसमें शामिल किया जाए। लेकिन तेजस्वी को लग रहा है, ऐसा भी लोग बहुत सारे मान रहे हैं, कि तेजस्वी अपनी इस विजय यात्रा में किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं। माफ कीजिएगा अगर आपको ये लगा हो विजय यात्रा, लेकिन उनको यही लग रहा है, उनके समर्थकों को लग रहा है कि तेजस्वी राज्य के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इस बार पूरा गणित बदलने जा रहा है। इस बार नीतीश कुमार की जो हालत है, जो उनकी शारीरिक अवस्था है, उसका फायदा लेकर वो सत्ता में वापसी करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा उनके समर्थक लगातार मान रहे हैं। लेकिन अगर आप ओवैसी के अंदाज में देखें तो ये 24 का चुनाव बहुत दिलचस्प था। 2024 के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने यही उम्मीद किया था कि बिहार में उनको वापस वो ताकत मिल जाएगी जो उन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में दिखाई थी। ये जो लगातार फिर ये अंतर क्यों आ गया, फिर ऐसा क्यों हुआ? दरअसल अगर आप 2024 के चुनाव देखते हैं तो 2024 के चुनाव में जो इंडी गठबंधन है उसने जो जीत हासिल की, चाहे वो पूर्णिया में हो, चाहे इंडी गठबंधन इंडिपेंडेंट था लेकिन पर पप्पू को मिला, और चाहे आपने किशनगंज, अररिया, इन तमाम जिलों पर देखा तो वहां इंडी गठबंधन ने मुस्लिम वोटर्स को एक तरफा लेने की कोशिश की। सिर्फ एक सीट के अलावा बाकी तमाम सीटों पर वहां एआईएमआईएम को कुछ भी नहीं मिला।
अब इसी बात से एआईएमआईएम चाहता था कि इस बार उसको शामिल कर लिया जाए, उसने ये दांव चला था। लेकिन इस पर जिस तरह से तेजस्वी ने बेरुखी दिखाई, यहां तक कि उनके प्रवक्ता मनोज झा ने साफ कह दिया था जब ये प्रस्ताव आया था उसी वक्त कि अगर वो सेकुलर वोटों के बंटवारा नहीं चाहते हैं तो सबसे अच्छा काम ये है कि वो चुनाव ही ना लड़ें। यानी इतनी बड़ी बेरुखी के साथ ओवैसी की पार्टी को उन्होंने वो किया, लेकिन उसका फायदा ओवैसी को कुछ नहीं हुआ और आखिर में ओवैसी फिर उसी पर लौट आए। अब ओवैसी ने उन पर सीधे तौर पर हमला बोला, कहा कि एक तरफा मोहब्बत अब नहीं चलेगी। अब वो तीसरे मोर्चे की वकालत कर रहे हैं। अब एक तरफा ये तंज उन्होंने कसा है, क्योंकि ओवैसी का बयान ये था जब एआईएम की बिहार इकाई राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायकों के माध्यम से लगातार महागठबंधन में शामिल होने के आरोप। आज ओवैसी ने कहा कि इंडिया गठबंधन उन्हें इसलिए शामिल नहीं करना चाहता कि उन्हें लगता है इससे हिंदू वोट नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि ये उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे थे और ये सब इसलिए किया गया ताकि गरीब और दबे कुचले वर्ग का कोई नेता उभर ना सके। उनका कहना था कि ये दल गुलाम चाहते हैं जो सिर झुका के उनके पीछे चले। तो ये साफ हो गया कि अब आगे कोई भी गठबंधन के साथ, उनकी इंडी गठबंधन के साथ कुछ भी नहीं होने जा रहा। जो अख्तरुल इमान है, जो एमआईएम के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूरे तौर पर यह कह दिया कि मुस्लिम वोटों को सिर्फ ये वोट बैंक समझना चाहते हैं और ओवैसी ने कहा कि उनके लिए यहां मिलना घुटन भरा होगा। अब ये जो यहां नुकसान क्या दिखता है, आपको क्या लगता है कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है जो सामने दिख रहा है? अगर हम उसको देखें तो इंडिया गठबंधन को जो नुकसान हो रहा है वो सबसे बड़ा नुकसान तो बिहार में मुस्लिम मतदाता का, जो पारंपरिक रूप से राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जैसे इंडिया गठबंधनों के मजबूत समर्थक रहे हैं, अब ये अलग से लड़ते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर इनको फायदा मिल सकता है। किसको? एनडीए को फायदा मिलेगा, क्योंकि वहां मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है। दूसरा क्या है, बीजेपी को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने इसका उदाहरण भी आपके सामने है, क्योंकि 5 सीटें जीती थी बिहार विधानसभा में उन्होंने 2020 में, उसमें और वोटों का अंतर, कुछ सीटें उन्होंने महागठबंधन को हरा दी थी। यानी वोटों का अंतर इतना था जितनी एआईएमआईएम को सीट मिली थी, वो वोट मिली थी, उतने अंतर से, उससे भी कम अंतर से जो महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसका उम्मीदवार चुनाव बीजेपी से हारा था। तो ये उन्होंने अपनी एक ताकत, सीमांचल में ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ताकतवर है मुस्लिम क्षेत्र में, खासतौर से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, एएमआईएम की यहाँ अच्छी पकड़ है और युवा मुस्लिम मतदाता उनके साथ खड़ा होता है। अक्सर ये देखा होगा आपने, उत्तर प्रदेश के चुनाव में जब मैं घूम रहा था तो मैं देख रहा था कि उनकी रैली में सबसे ज्यादा मुस्लिम युवाओं की भीड़ रहती है। ओवैसी के साथ दौड़ने वाले, उनकी कार के साथ चलने, नारे लगाने वाले सब मुस्लिम युवाओं की भीड़, वही आपको इधर सीमांचल के हिस्सों में दिखती है। अब ऐसे में ये जो एआईएमआईएम अपने उस पर लड़ेगी चुनाव, तो वहां बंटवारा हो सकता है। ये मैं वो बता रहा हूं कि जो लोगों को संभावित ये समझ में आने वाली बात है। तेजस्वी का दांव क्या है, इस पर हम इसके बाद बात करेंगे। सीमांचल में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कई सीटें, बहुत सारी सीटें मुस्लिम बहुल है। जैसे किशनगंज है, 60 से 70% मुस्लिम आबादी है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार में मुस्लिम आबादी 40 से 50% है। और तब इन सीटों से पहले, जब तक एआईएमआईएम नहीं लड़ा था, वहां आरजेडी, कांग्रेस और जब जेडीयू गठबंधन में शामिल था इनके, तब इन सीटों पे उसका दबदबा रहा था। लेकिन एआईएमआईएम के आते ही ये गणित बदल गया। 2020 में कोचाधाम, बहादुरगंज, जोकीहाट, अमोर, बायसी जैसी सीटों पे वो जीता। अब इस बार अगर वो लड़ता है पूरी ताकत के साथ, तो ये जो लोगों का एकदम शुरुआती आकलन होता है उसके मुताबिक महागठबंधन को टूट मिलेगी। यदि एक सीट पर, भाई उन्होंने उसका उदाहरण भी दिया, और नैरेटिव पर जो है वो नैरेटिव जो था कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष एक है, उसको भी चोट पहुंच सकती है। लेकिन अब आप ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि उसको नहीं मिल रहा? जो अगर हम लोग देखें कि तेजस्वी उसको शामिल क्यों नहीं कर रहे, दरअसल तेजस्वी ने ये महसूस किया है कि वो माई समीकरण के सहारे वो सीधे पाटलिपुत्र की गद्दी पर नहीं पहुंच सकते हैं। यानी पटना की गद्दी पर पहुंचने के लिए उनको हिंदू वोटों में कुछ वोटों को जोड़ना पड़ेगा। उनके लोगों का कहना है कि अगर आप एआईएमआईएम को शामिल करते हैं तो जो बाकी हिंदू वोटर्स हैं, जिनके अंदर बीजेपी या जेडीयू की सरकार के अगेंस्ट
थोड़ा बहुत एंटी इनकम्बेंसी का फीचर है वो उसके साथ वापस चला जाएगा, क्योंकि ओवैसी के साथ होने के साथ ही जो ध्रुवीकरण की प्रक्रिया है जो आरजेडी के साथ भी होती है, लेकिन जैसे ही वो ओवैसी मिलता है तो वो बहुत ज्यादा ताकत के साथ हो जाएगी। तो ओवैसी को शामिल ना करके इंडिया गठबंधन में, मतलब इसमें न शामिल करके, ये इस आरोप से बच जाएगा जो अपीजमेंट का आरोप आरजेडी पर लगता रहा है, और उन हिंदू मतदाताओं को अपनी तरफ खींच सकता है जो इस बात पर ओवैसी के खिलाफ, बहुत उसके खिलाफ पार्टी के वोट देते हैं। दूसरा कारण क्या है जो मुझे ज्यादा बड़ा कारण लगता है, हमने इस पर एक पहले भी वीडियो बनाया था, उसमें भी मुझे ये जो उत्तर प्रदेश का उदाहरण है वो तेजस्वी को बहुत ज्यादा आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उनके रिश्तेदार भी अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश में जो मुस्लिम वोट पड़ा था वो एक तरफा पड़ रहा था, यानी ओवैसी को यहाँ किसी भी मुस्लिम ने उस वक्त इस तरह का कोई भी, यानी उनकी सारी जमानतें जब्त हो रही थी और उनके पास सम्मानजनक वोट भी नहीं था, जो हजारों में पहुंचने वाले वोट भी नहीं थे। मुस्लिम वोटर्स एक तरफा अखिलेश के पीछे जाकर खड़ा हुआ। तो वही उदाहरण इस समय वहां दिया जा रहा है। कहां? इस समय सबसे बड़ा ये उदाहरण तेजस्वी के लोग उन माफ कीजिएगा, उनकी तरफ से दे रहे हैं कि अगर तेजस्वी मुस्लिम जनता के अंदर ये मैसेज क्रिएट करते हैं, और वो जो उनको लगता है 2024 में ये गया भी है कि अगर बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी ताकत कोई है, यानी जो बीजेपी को हरा सकती है, जिसको मुस्लिम वोटर्स अपना पहला राजनीतिक दुश्मन मानते हैं, कि उसको हराने के लिए ओवैसी कोई वहां ताकत नहीं है, उसके खिलाफ सिर्फ एक शख्स उनको जिता सकता है बिहार में, वो है आरजेडी का तेजस्वी यादव। लिहाजा वो वोट को मजबूरी मानते हैं, उनका मानना यह है कि मुस्लिम वोट आखिर में ध्रुवीकृत होगा, और अगर वो ओवैसी को शामिल कर लेते हैं तो इसमें वो उसको ये ओवैसी को ये वैलिडेशन दे रहे हैं कि आगे कभी भी जिन वोटर्स ने, जहां उनकी सीट बंटवारे में उनको मिलेगी वहां आरजेडी नहीं होगा, लिहाजा मुस्लिम वोटर जो शिफ्ट करेगा एआईएम के साथ, कभी एआईएम टूटेगी तो वो वोट उनके साथ चला जाएगा। ये एक पहला कारण उनको लगता है तेजस्वी के अंदर। दूसरा क्या है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि इंडी गठबंधन में ये बनाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा गहराई ना लगे आपको, लेकिन एक कारण ये भी है कि वो ओवैसी को शामिल करके धुर, ये बिल्कुल जो एकदम जो एंटी, जो हिंदू वोट, जो हिंदू का वोटर है, जो एंटी ओवैसी पड़ता है, वो उसको सैचुरेट करना चाहते हैं। भले ही वो वोट ना दे उनको, आरजेडी को, लेकिन उस तरह से इकट्ठा होके एक जगह शिफ्ट ना करे। ये भी बहुत बड़ा छवि का मसला है। अब अगर आप इसको 2020 के साथ जोड़े तो मुझे लगता है कि ये इन लोगों ने पहले से तय किया। तेजस्वी अब इस वक्त जो चीजें तय कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी की अपनी अहमन्यता भी दिख रही है। वो उस शख्स को नहीं छोड़ रहे हैं। उनके अंदर जो इससे पहली राजनीति, रीजनल पार्टीज का ये कैरेक्टर भी होता है, जो उनका लीडर बनता है वो अपने दोस्त और दुश्मन दोनों को नहीं भूलता है। आप ये उत्तर प्रदेश के संदर्भों में देखें या फिर बिहार में देखें, जब उनको जीत लग रही है तो वो नहीं चाहते हैं, वो जो तेजस्वी है उसको लग रहा है कि ये जीत उनके नाम पर मिल सकती है, तो लिहाजा वो इसमें किसी का श्रेय देने का किसी को भी मौका नहीं देना चाहते। दूसरा ये है कि तेजस्वी को अब ये लगता है कि जो एआईएमआईएम है वो अपनी उरूज पर जा चुकी, और यहाँ के लोग देख चुके कि आरजेडी के सामने उसकी कोई भी राजनीतिक हैसियत नहीं है। तो वो हमेशा की तरह मुसलमान वोटर्स को अपना मेन वो मानती है। इसको अगर हम ये कहें कि तेजस्वी को ये इस वक्त बिहार की राजनीति में दिख रहा है कि एआईएमआईएम का कोई वजूद नहीं है, लिहाजा वो एक ऐसे वक्ता को, जो अगर नहीं है, उसके पास वोट बैंक भी नहीं है, उसके पास बिहार में कोई ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन अगर वो इंडी गठबंधन में शामिल होता है तो सिर्फ अपने वक्तव्य कला यानी भाषणों से ही अपने आप को इस गठबंधन का अहम हिस्सा साबित कर सकता है, क्योंकि दिल्ली में संसद में ओवैसी जो है मुस्लिम्स की या बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी प्रमुख आवाजों में गिना जाते हैं। तो इस बात को कहा जा रहा है कि ओवैसी को ना लेने का
ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है। तो अब देखिए कि इसमें होता क्या है कि अब इस पर जो भी होगा जल्द ही इसके बारे में और होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि एनडीए में भी सेम स्थिति है। चिराग पासवान अपने आप को अब वो ज़्यादा बड़ा प्लेयर मान रहे हैं। उनको लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री पद के अब दावेदार हो गए हैं। पिछली बार उन्होंने जिस तरह से घुटने पर रखा जेडीयू को, इस बार वो एनडीए को प्रेशर में डाल के अपने लिए और ज़्यादा सीटों का इंतजाम कर रहे हैं। तो बिहार में जो अलग अलग चीज़ें चल रही हैं, बिहार में आपने देखा कि किस तरह से जो आयोग का पुनरीक्षण है उस पर भी पूरा घमासान अभी भी जारी है। और कल उसी प्रेशर में, क्योंकि वो वोट अगर 1% भी कटता है तो वो किसका कटता है, वो वोट जाएगा आरजेडी का। जो ये कहा जा रहा है कि वो ज़्यादातर वोट, उनका कहना यह है कि मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। और मुस्लिम वोट के लिए सबसे बड़ी ताबेदारी कौन करते हैं, उसके लिए ये सबसे बड़ी ताबेदारी इस समय कम से कम बिहार में तेजस्वी की पार्टी करती है। तो लिहाजा चुनाव आयोग वाले मसले पर भी अभी रस्साकसी जारी है। बिहार की घटनाओं पे हम लोग रोज इस तरह का वो करेंगे, ये चुनाव का एक होगा। लेकिन आज का जो सबसे बड़ा है नैरेटिव वो ये है कि जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन है, उसके लिए कम से कम ओवैसी ने आज की डेट में बिहार की राजनीतिक जमीन पर कांटे बिछा दिए हैं। अब देखना होगा कि आरजेडी उन पर से गुजर पाती है या नहीं। अब हम लोग एक दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। ये दूसरी खबर भी बड़ी दिलचस्प खबर है। दरअसल छांगुर बाबा को मैं आज दिन में एक लाइव भी किया था, वो नहीं हुआ, उसकी वॉइस नहीं गई थी। दरअसल अगर हम छांगुर बाबा के मामले में देखें तो छांगुर बाबा जब सामने आया तो ये एक ऐसा किरदार आया जो धर्मांतरण करता है। लेकिन जैसे जैसे अब उसकी और परतें खुलती जा रही हैं, ये लग रहा है कि वो सिर्फ एक आदमी नहीं है, वो एक ऐसा मोहरा बन चुका था, वो एक ऐसा केंद्र बन चुका था जो पूरे जो भारत नेपाल का बॉर्डर है उस पे धर्मांतरण की एक बहुत बड़ी आंधी चला रहा था। वहाँ उन तमाम जगह पर वो अपने हेड ऑफिस बना रहा था, वहाँ तमाम जगह पे उन्होंने हिंदू लड़कियों को बेसिकली टारगेट किया। ये सबसे बड़ा अब तक का नेटवर्क है जो हिंदुस्तान में जितने भी धर्मांतरण के वो पकड़े गए हैं केस, उनमें ये पहला है जिसमें लगभग 30-40% जो धर्मांतरित किए गए उसमें हिंदू लड़कियों की संख्या है। यानी 5000 के करीब के जो उसका धर्मांतरण किया गया लोगों का अभी तक जो डाटा जांच एजेंसीज को लगता है कि इतना होगा, उसमें से 1500 के करीब हिंदू लड़कियों का नाम आ रहा है। एक के बाद एक अलग अलग जगह से नई नई जानकारियां आ रही हैं, चाहे वो फरीदाबाद हो, चाहे वो लखनऊ हो, अलग अलग जगह से महिलाएं बच्चियां निकल कर सामने आ रही हैं कि किस तरह से झांगुर पीर के नाम पर उनको मिलाया गया, अगर उन्होंने नहीं किया तो उनके साथ रेप हुए। ये सब जो है एफआईआर शामिल हो रही हैं। अभी तक उसके अकाउंट से जो नीतू है, अभी हालांकि एक और बड़ी खबर यह है कि जो मकान गिराया गया था, जो कोठी गिराई गई, उसका 8.5 लाख का खर्चा जो है नीतू से वसूला जाएगा, जो नसरीन बन चुकी है, जो उसकी सबसे करीबी राजदार है। पत्नी तो वो एक और की थी, यानी जमालुद्दीन की, जो नवीन था उसका पति पहले, लेकिन वो अब सिर्फ जो साथ में रहती थी वो पीर के साथ, छांगुर पीर के साथ रहती थी। अब जो मिल रहा है उसमें ये आ चुका कि ये आर्थिक रूप से कमजोर हिंदू परिवारों, विशेषकर लड़कियों को लालच, धमकी और ब्लैकमेलिंग के जरिए कर रहा था। उस खबर की पुष्टि हो रही है कि किस तरह से हिंदुओं में सवर्ण जाति का धर्मांतरण, पिछड़ी जातियों का धर्मांतरण और दलित जातियों के धर्मांतरण के रेट लिस्ट को ये अलग अलग चीजों से किया जा रहा है। क्योंकि ये तो साबित हो चुका कि ये किस तरह से जो आप अतीक और मुख्तार दोनों के लिए काम कर रहा था, दोनों के साथ ये शामिल था। चूंकि अब साहबुद्दीन नहीं रहा, नहीं तो ये उसके साथ भी शामिल हो सकता था। जिस तरह का दिख रहा है कि वो हर एक क्रिमिनल का इस्तेमाल इस धर्मांतरण में, और अपने खिलाफ अगर कोई चीज उठ रही है तो उसके विरोध में कर रहा था। ईडी मामला दर्ज कर रहा है इसमें, और जो अभी तक जो 32 खातों के लेन देन का पता चल रहा, महज 3 महीने के अंदर 68 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ। ये अब तक का सबसे बड़ा लेन देन है जो इस तरह के जो ऑर्गेनाइज्ड वो पकड़े गए हैं। उसमें 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हम लोग कई बार बता चुके हैं, और ये फंडिंग खाड़ी के देशों से आ रही है।
कोड वर्ड बनाए हुए थे, जो कोड वर्ड थे, जो मुख्यतः 4 कोड वर्ड अभी तक जो लोगों को बताए गए हैं एजेंसीज में, उनमें जिन लड़कियों को ये अपने जाल में फंसाते थे, जिसके लिए इसने एक बड़ी फौज तैयार कर रखी थी, उन लड़कों की, मुस्लिम लड़कों की, जो हाथों में कलावा, माथे पर टीका और अपना हिंदू नाम रखकर उन लड़कियों को फेसबुक, चैट, सोशल मीडिया या किसी समस्या से घिरी हुई हिंदू परिवार की लड़कियों के लिए उन्होंने क्रिश्चियन मिशनरीज का सहयोग लिया था। मतलब आप ये सोचिए, क्रिश्चियन मिशनरीज के पास्टर्स, और चूंकि उनका जो घरेलू उसमें जो होता है आर्थिक स्थितियों के आधार पर उनका गहन जो है वो होता है, उनके पास डाटा ज्यादा अच्छा होता है, तो झांगुर ने उनसे ही डाटा खरीद लिया। आप ये सोचिए, उनसे डाटा लेके ये अपनी जो रोमियो स्क्वाड एक तरह कहना चाहिए, या जो लव जिहाद के नाम पर जो एक पूरी भीड़ इकट्ठी की हुई है जिनको ये पैसा देता था, उनके 4 कोड थे। तो जिन लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाना है उनको प्रोजेक्ट कहा गया, उनका ब्रेन वॉश करने को कहा गया काजल करना, कि काजल कर रहे हैं, और जो हिंदू से मुसलमान बनाने को कहा गया मिट्टी पलटना, और छांगुर से मुलाकात को दीदार कहा गया, यानी पीर साहब के दीदार होंगे, ये अक्सर उनको कहा जाता था। और नेपाल सीमा पर जो इस्लामिक दावा केंद्र था, वो आपको याद होगा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि किस तरह से इस्लामिक नेपाल इस्लामिक संघ जो है पूरे भारत के बॉर्डर पर जो अवैध मदरसों की जो चेन है वो खड़ी कर रहा है, साथ में उनको हिंदुस्तानी आईडीज के साथ जो अलग जगह के मुस्लिम से उनको घुसपैठ कराता है। उसी तरह से इस्लामी दावा सेंटर बना रहे, जिसको ये बनाना चाह रहा था, जिसको ये अपने धर्मांतरण के मुख्य रूप में वहां से शुरू करता मुख्यालय के तौर पर। और जिस तरह से इसका मॉडस ऑपरेंडी है, इसका ये मानना था कि ये बहुत जल्दी यहां पूरी डेमोग्राफी को बदलने में कामयाब होगा। छांगुर ने अपने संगठन दावा के साथ कई गैंग बना रखे थे जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे। अभी तो चूंकि उसकी कोठी तोड़ी जा चुकी है, लेकिन उसकी जांच में अभी पुणे और लोनावाला की करोड़ों की संपत्ति का पता चल रहा है। छांगुर गैंग के अमीर, आपको मालूम है कि जो आमिर और उसकी बहन नेहा खान, इनने हरियाणा से गिरफ्तार किया। और आज जब जिस तरह से लड़कियां सामने आई, वो लड़कियां जिनको मुसलमान बनाया गया था, जिनको साथ रेप हुए थे, दुष्कर्म किए गए थे, उन सब ने कैमरे पर आकर इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी है कि किस तरह ये चलता था। यहां तक कि ये खबर आई कि किस तरह से ये वहां खाड़ी के देशों में लड़कियों को भेजा जा रहा था, और ये वहां गुर्गों से रेप करवाया गया। नसरीन, ये जो है, इसमें एक लड़की ने बाकायदा साफ बताया, ये सामने आई, ये चीजें जो आ रही हैं रिपोर्ट्स में हैं, क्योंकि वो कन्वर्ट हो चुकी थी, उनके बयान दिए जा। छांगुर बाबा ने मेरा धर्म परिवर्तन कराया, उसके गुर्गों ने सहारनपुर, बलरामपुर और कर्नाटक में मेरे साथ कई बार गैंग रेप किया। मैंने सहारनपुर के थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने छांगुर के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। छांगुर बाबा के सऊदी अरब में 500 से ज्यादा एजेंट है। पाकिस्तान और मुस्लिम देशों में हिंदू लड़कियां भेजी जा रही थी। और सपा का एक नेता भी, उसका भी नाम लिया कि वो धर्मांतरण के धंधे में छांगुर से मिला हुआ था। छांगुर बलरामपुर के बाद फरीदाबाद और हरियाणा में धर्मांतरण का जाल फैला रहा था। ये तमाम उन लड़कियों की बातें हैं जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने आज उन लड़कियों को सामने पेश किया गया। और ये इसलिए आए थे क्योंकि वो वापस नहीं ले रही हैं मुकदमा, उनको धमकियां मिल रही थी। तो ये एक बड़ा मामला है जो वहां से आ रहा है। मुझे लगता है कि अभी इसमें और बहुत सारी खबरें आएंगी, क्योंकि छांगुर के इसको रक्त बीज की तरह आप देख सकते हैं। जहां जहां छांगुर के पैर पड़ रहे थे, वहां वहां वो गरीब और जो बेसहारा लड़कियां हैं, जो हिंदू धर्म की, वो जिनके पास कोई परेशानी है, उन सब पर अपना निशाना और अपना टारगेट बना रहे थे। तो आज के लिए हमारा इतना ही। मैं कल से कोशिश करूंगा कि हम लोग एक लाइव 8 बजे के लिए हमने समय तय किया है, उस वक्त करें। आप सब लोगों से अनुरोध है, जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो 8 बजे आकर जुड़े, अपने सवालों के साथ जुड़े। और अभी के लिए इतना ही। इंतज़ार करते हैं कल, क्योंकि कल बहुत अहम सुनवाई है, हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।